अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैंने जो है ना वो फ़र्स्ट पार्ट में जो है ना वो बताया था चैप्टर नंबर 3 के जो है ना वो कि हम लोग किस तरह से जो है ना वो एविडेंस ले सकते हैं इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन में। तो अब ये पार्ट 2 है, इसमें जो है ना तो यहाँ पे हम लोग जो है ना पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि एविडेंस जो है ना वो एक्सपीरियंस के बारे में हम कहाँ से कैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने फर्स्टली यहाँ पे ये बताया है कि जो हमारे को जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है या पेशेंट है, तो वो हम लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि जो जिन पेशेंट्स पे जो है उन्होंने इंटरवेंशन अप्लाई की होती है या जिन पे से जो है ना वो एक्सपीरियंस लेके दूसरों को बताना होता है, तो जो है ना वो उनको ना एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि जो हमने इंटरवेंशन अप्लाई की है वेदर जो है ना वो इफ़ेक्टिव थी या नहीं है, या जो है ना अगर हम किसी और पे ये अप्लाई करते हैं इंटरवेंशन, तो उसके हमारे पास क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। अगर ये हम इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं तो ये कितनी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस होगी, मतलब कि ईज़िली फाइनेंशियली हम लोग पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक्सपीरियंस में आ रही होती है कि एक पर्सन के पास एक्सपीरियंस होता है, वही बता सकते हैं कि ये इस थेरेपी से हमें कितनी ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्टिवनेस मिलेगी, कितने इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। तो सारी ये चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस से मिलेंगी। फिर यहाँ पे उन्होंने एक बात की है कि एक जो है ना वो हमें इसमें सबसे पहले जो है ना वो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की हम लोग ना ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे मैंने पिछले में भी बताया कि ऑब्ज़र्व करना होता है कि जो है ना हम पेशेंट को ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो है ना वो किस तरह से जो है ना उस पर इंटरवेंशंस अप्लाई करें, हम उससे पूछते हैं, उसका एक्सपीरियंस लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे दो डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं। दो डिसएडवांटेज क्या आ रहे हैं कि एक तो हमारे पास जो है लेक ऑफ टाइम होता है, रिसोर्सेज हमारे पास जो है ना कम होते हैं। लेक ऑफ टाइम क्या कि जो है ना एक थेरेपिस्ट होता है, उसने बहुत सारे पेशेंट्स को डील करना होता है। अब हर पेशेंट से उसका एक्सपीरियंस नहीं ले सकता एट द एंड ऑफ जो है ना सेशन, तो जो है ना वो लेक ऑफ टाइम की वजह से वो हर किसी से नहीं ले रहा। और दूसरे रिसोर्सेज हमारे पास कम होते हैं, मतलब कह लो कि फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह भी हर सेटिंग में एक जो है ना फिजियोथेरेपिस्ट होता है, और भी बहुत से रिसोर्सेज होते हैं जो है ना वो कम होते हैं। लेकिन इन केस क्या होता है कि अगर हमें जो है ना वो कोई पेशेंट से जो है ना वो एक्सपीरियंस ले रहा है, मतलब उससे उसकी एक्सपीरियंस के बारे में पूछ ले, अच्छा रहा है बुरा रहा है, उसके आउटकम्स, उसकी प्रोग्नोसिस के बारे में, तो जो है ना उसके लिए उसके पास जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए कि वो किस तरह से जो है ना ये किस तरह से जो उसके साथ कम्युनिकेट कर सके, बहुत एम्पैथी के साथ करे, और उससे पूछे कि वो थेरेपी को किस तरह से ले रहा है, उसका क्या एक्सपीरियंस आया है, वो सारा कुछ जो है ना ये यहाँ पे जो है ना हम पूछते हैं। और फिर जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है ना, वो पेशेंट को जो है ना ये भी इंश्योर कराता है कि जो जो हमें इंफॉर्मेशन है, जो हम इंटरवेंशन देंगे, ये आपके लिए कितनी जो है ना वो फ़ायदेमंद होगी। फिर इसके बाद हमारे पास क्लिनिकल रिसर्च आती है। अब क्लिनिकल रिसर्च जो हम एक्सपीरियंस से है ना वो हम लोग ले क्वालिटेटिव जो है ना वो हम लोग मेथड से जो है ना क्वालिटेटिव मेथड से ले रहे होते हैं। क्वालिटेटिव मेथड, अब बेसिकली क्वालिटेटिव मेथड ही ऐसा सोर्स है जिससे हम जो है ना क्लिनिकल क्वेश्चन जो है ना वो एक्सपीरियंस के बारे में कर सकते हैं और उससे हमें आंसर मिल सकता है। अब ज़्यादातर हमारे पास जो है ना वो जो डाटा हम लोग ले रहे होते हैं, जो हम लोगों ने जो है ना क्वालिटेटिव में जो है रिसर्च में जो एनालाइज करना होता है, वो हम लोग इन डेप्थ इंटरव्यू से, इंडिविजुअल ग्रुप से, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो है वो हम लोग ले सकते हैं, ओपन एंडेड सर्विस में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये सोर्सेज बताए कि किस तरह से जो है ना हम क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना वो उस क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में ना क्वेश्चन कर सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने ये फिनोमोलॉजी के बताया, एथनोग्राफी के बारे में, ग्राउंड थ्योरीज में बताया, डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में बताया। तो ये जो है ना हम इनके थ्रू जो है ना वो हम लोग कर सकते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन। फिनोमोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग जो भी प्रोसेस किए उसका पर्पस क्या है, ठीक है। एथनोग्राफी में ये हम लोग पूछते हैं कि पेशेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो क्योंकि कुछ हमारी डिजीज़ेज होती हैं वो कल्चर रिलेटेड भी होती है, तो ये हम पूछते हैं। ग्राउंड थ्योरी में हम लोग देख रहे होते हैं कि मतलब उसकी स्पोकन वो किस तरह से बोलते हैं, उसके वो कम्युनिकेशन किस तरह से जो है ना वो कर रहा होता है, और ये क्यों हो रहा होता है, ये सारा कुछ हम जो है ना वो उसके बारे में पूछते हैं। मतलब उसकी जो है सेटिस्फेक्शन के बारे में जो है ना हम लोग पूछते हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस में जो है ना वो हम लोग स्पोकन वगैरह और कम्युनिकेशन वगैरह को देखते हैं, ठीक है। और ग्राउंड थ्योरी में जो है ना वो रीज़न देखते हैं, और कि मतलब वो क्यों आया है, और उसकी जो है ना वो उसकी सेटिस्फैक्ट्री चीज़ें जो है ना वो हम लोग चेक करते हैं। और फिर सामने आगे इन्होंने जो है ना वो मेथड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग जो है ना वो कॉमन एरियाज़ ऑफ रिसर्च जो है वो कौन कौन से, जिसके बारे में हम एक्सपीरियंस के बारे में सर्च करते हैं। उन्होंने कहा मोटिव्स होते हैं हमारे पास, जम्पशंस होती है, परसेप्शंस होती हैं कि जो उसके थ्रू जो है ना वो हम किसी की भी मोटिव्स होते हैं, ख्यालात होते हैं, वो क्या परसेप्ट कर रहा है, क्या अज्यूम कर रहा है, उसके थ्रू भी जो है वो हम लोग कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि मतलब एक जो है ना वो पेशेंट जो है ना वो जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो पेशेंट से किस तरह से जो है ना उसके मोटिव जान सकते हैं, और इससे ये फ़ायदा होता है कि जो है ना वो उनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट का, ठीक है। वो ईज़िली जो है ना वो
जो है वो आउटकम्स वगैरह जो उनके हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो ये जो है ना वो हमारे पास बेसिकली ये चीज़ें आ जाती हैं कि ये हम लोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे पास सिस्टेमिक रिव्यूज़ होते हैं, सिस्टेमिक रिव्यूज़ हमारे पास यही होते हैं कि जो हमारे जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो है ना वो एक कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उस पर जो है ना वो रिसर्च करते हैं, ठीक है। एक टॉपिक रिसर्च करते हैं, वो फिर डिफरेंट रिसर्चर्स के जो है ना वो उनके जो उनके रिव्यूज़ होते हैं उनको कंपाइल किया जाता है। कंपाइल करके फिर एक जो है वो कंक्लूजन बनाई जाती है, एवरेज कंक्लूजन जिसको जो हम लोग कहते हैं। यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि द फाइंडिंग्स फ्रॉम क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज़ कैन देयरफॉर हेल्प टू आंसर क्वेश्चंस के बारे में बताती है अबाउट द इम्पैक्ट अप्रोप्रिएटनेस एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इंटरवेंशन के मतलब थेरेपी के बारे में बताते हैं, उसकी जो हमारे पास है कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है वो बताते हैं, मतलब कल्चरली या ये सारा पर्सनली ये सारा बताते हैं। और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि मतलब ये हमारे पास जो है ना वो इंटरवेंशन को जो है वो चीज़ एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही, उसका इफेक्ट आ रहा नहीं आ रहा, तो ये चीज़ें जो है ना इसके बारे में जो है वो बता रहा होता है, ये सारा रिव्यू होता है। तो ये हमारे पास था बेसिकली एक्सपीरियंस के बारे में। अब हम लोग जो है प्रोग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोग्नोसिस बेसिकली क्या होता है, कि हम लोग ये कहते हैं कि इतने टाइम तक जो है ना ये डिजीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें जो है ना वो हम ये चीज़ हम जो है प्रोग्नोसिस में कर रहे हैं कि मतलब हम लोग जो है ना वो आउटकम्स जो है ना वो इतने दिन में हमें मिल जाएंगे, तो ये चीज़ हम यहाँ पर ले रहे होते हैं। तो क्लिनिकल क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है कि एक हमारे पास एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सपीरियंस पर्सन ही बता सकते एग्जैक्ट के इतने डेज़ में ये पर्सन ठीक हो जाएगा, ये इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे तो ये इतने % में ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो एक चीज़ ये ज़रूरी है कि एक जो हमारे पास पर्सन है ना वो हमारे पास जो है उसकी एबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। उसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो चीज़ जो है वो बता सके। अब सेकंड यहाँ पे उन्होंने बताया कि अब इसके जो ड्रॉप वो आ रहे हैं कि डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं। अब इसमें जो है ड्रॉबैक्स ये है कि हमारे पास 3 ड्रॉबैक्स आते हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है ना वो फुली तौर पे बता नहीं पा रहे होते कि हमें इतने डेज़ में जो है ना वो हमें इतने फॉलोअप हो इतने डेज़ में जो है ना वो हमें रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट ये होता है कि हमारे पास जो है ना वो कुछ लोग ये हम लोग ये चाह रहे होते हैं कि जो है लॉन्ग टर्म जो है ना प्रोग्नोसिस हो, मतलब ज़्यादा, लेकिन क्या होता है कि वो लेकिन जो बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं ना वो रूटीनली जो है ना वो पेशेंट्स को नहीं देख सक रहे होते, ठीक है। तो सेकंड चीज़ ये उन्होंने बताई है कि जो हमारे पास जो है ना वो हम लोग जो फॉलोअप्स है ना वो सब सेट्स ऑफ पेशेंट्स पे मतलब 2-2 3-3 इस तरह से कर रहे होते हैं, मतलब हम इंडिविजुअल पेशेंट्स पे जो है ना या इंडिविजुअल पेशेंट्स पे ये सबको इकट्ठा हम लोग नहीं कर रहे होते, ठीक है। और लास्टली हमारे पास जो हम लोग ये बात की कि हमारे पास जो एक्यूरेट प्रोग्रेस एस्टिमेट होता है ना जो प्रोग्नोसिस का किसी भी कंडीशन का, वो हमारे पास जो है ना वो नेसेसरी होता है कि जो है वो हम डिफरेंट पेशेंट्स सेम कंडीशंस पे कि जो है ना उनको उसमें पहले देखें और फिर जो है ना हम एक्यूरेट एस्टिमेट लगाएं, मतलब एक कंडीशन उसके जितने भी पेशेंट्स उसको देखें और फिर जो है ना वो हम लोग एस्टिमेट लगाएं प्रोग्नोसिस का, ठीक है। तो फिर इस तरह से ना बहुत सारी जो है ना वो डिफ़िकल्टीज़ जो है ना वो आ जाती हैं। इस तरह फिर क्लिनिकल रिसर्च होती है, क्लिनिकल रिसर्च हमारे पास जो है ना इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट प्रोग्नोसिस के बारे में, लेकिन इसमें जो है ना हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ को जो है वो देखते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ क्या होती है कि हम जो है कंडीशन ऑफ इंटरेस्ट को लेते हैं, मतलब एक कंडीशन को लेते हैं जिसमें हम जो है ना ग्रुप ऑफ पीपल में, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होगा उनमें जो है ना वो हम लोग एक कंडीशन लेंगे और उसमें जो है ना वो हम लोग देखेंगे कि उसकी कंडीशन किस तरह से जो है ना टाइम बाय टाइम वेरी कर रहे हैं, तो वो हमें जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ जो है इसमें जो है ना हार्ट स्टडीज़ भी कह रहे होते हैं, ठीक है। कि मतलब हम लोग जो है ना वो डिफरेंट जो पेशेंट्स लेते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ पेशेंट लेते हैं उस पर जो है ना उस जो है वो हम लोग अप्लाई करते हैं कोई ना कोई इंटरवेंशन और फिर जो है ना वो हम लोग देख रहे होते हैं ओवर टाइम कि क्या इनमें इंप्रूवमेंट आ रही है। इसमें जो है ना प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट, प्रोस्पेक्टिव मतलब इन फ्यूचर और रिट्रो जो है वो पास्ट की तरफ जा रही है। अब प्रोस्पेक्टिव बेसिकली ये होता है कि इसमें हमारे पास जो है ना हमें रिस्क फैक्टर्स का पता होता है और जो हम लोग जो है ना प्रोग्नोसिस बनाते हैं, लेकिन रिट्रोसेप्टिव में हमारे पास क्या होता है कि हमें जो है ना जो है ना वो प्रोग्नोसिस का मतलब आउटकम्स का पता होता है, लेकिन हमें जो है ना वो रिस्क फैक्टर्स को जो है वो पता लगाना होता है। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ यही बात की हुई है कि जो है ना हम लोग बेसिकली इसमें जो है ना प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ को जो है ना वो ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं डाटा लेने के लिए, ठीक है। अब फिर जो है ना उन क्लिनिकल ट्रायल्स हम लोग करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स इसी वजह से करते हैं ताकि हम जो है ना एक्यूरेटली हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है, कोई बायसनेस वगैरह ना आए और ये सारी चीज़ें करने के लिए जो है ना वो हम लोग कंट्रोल ट्रायल्स कर रहे होते हैं कि हम लोग इफेक्टिव इंटरवेंशन के बारे में बताते हैं। लेकिन हमारे पास उन्होंने ये बात की है कि बट दे ऑलमोस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जर्वेशन, मतलब लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जर्वेशन जो है ना लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ को जो है ना वो करते हैं और हमारा एम ये होता है कि हम लोग जो इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन को जो है वो डिटरमाइन कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो उन्होंने यहाँ पे बताई।
जो हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उसका एविडेंस हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि हम जो है ना वो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस करते हैं। अब क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस में हम लोग कैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में एविडेंस ले सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास डायग्नोसिस सही है नहीं है, तो हमें कहाँ से एविडेंस मिलेगा। तो उसके लिए जो है ना वो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं। लाइक हमारे पास कुछ बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, कुछ हमारे पास रेफरेंस टेस्ट होते हैं जैसे MRI वगैरह हो गया ये हो, तो इससे जो है वो हम लोग कंफर्म करते हैं कि ये डायग्नोसिस है। अब क्या होगा कि जब हम जो है वो रूटीन बेस पे जब हम लोग कर रहे होते हैं रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो उसके लिए जो है ना हम लोग MRI वगैरह जो है वो नहीं करते। उसके लिए जो है ना वो फिर हम लोग ट्रू डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, जो हमारे पास बायोमैकेनिकल टेस्टिंग होती है उसके थ्रू। जैसे हमारे पास रोटेटेड टफ टीयर हो गया तो उसके लिए ओवेरियंस टेस्ट होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो लिफ्ट ऑफ टेस्ट वगैरह जो है वो हम लोग डिफरेंट करवाते हैं ताकि हमें पता लग सके कि जो है ये डायग्नोसिस जो है ना वो ट्रू है। ट्रू डायग्नोसिस के लिए जो है वो हम लोग ये चीज़ करते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो है वो जब हम लोग जो है ना वो क्लिनिकल टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसकी जो हमारे पास क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़रूरी होती है, ठीक है। और हम जो जो डायग्नोसिस होता है वो हम लोग जो है ना वो पेशेंट को टेस्ट करके ही जो है वो हम लोग बना सकते हैं। तो फिर यहाँ पे सेकंड चीज़ हमारे पास आती है क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च में ना यहाँ पे हम जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ से जो है ना वो डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो है वो हम लोग एविडेंस ले सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ क्या होती है कि इसमें जो है ना वो हम लोग बहुत सारे लोगों को जो है ना वो टेस्ट अप्लाई करते हैं और फिर डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास जो है वो फाइंडिंग जो आई है वो क्या डायग्नोसिस को सही बता रही है नहीं बता रही, तो उसको जो हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ कहते हैं। अब इसमें दो तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, एक हमारे पास जो है वो रेफरेंस टेस्ट आते हैं और एक हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट आते हैं। जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट में जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट हमें फाइंडिंग्स बताते हैं। अब गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल अब किसी को जो है वो बैक पेन है, ठीक है। अब बैक पेन है तो हम लोग जो है ना वो जैसे SLR कर देते हैं, ठीक है। SLR हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रेफरेंस स्टैंडर्ड, हमें पता है कि जो है ना SLR से हमें जो है वो शाइटिका का जो है वो इंडिकेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है ना वो क्या होगा, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हमें क्या है कि ये जैसे हम लोग SLR वगैरह कर लेते हैं या कोई बायोमैकेनिकल टेस्ट होते हैं वो होते हैं। अब सेम दी वे अगर हम लोग बैक पेन के लिए कोई हम लोगों ने जो है वो रेफरेंस स्टैंडर्ड टेस्ट करना है तो उसके लिए जैसे हम लोग कोई ना कोई कर देते हैं, MRI वगैरह कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जो है ना वो हम लोग कर होते हैं MRI जो है ना वो रेफरेंस स्टैंडर्ड टेस्ट होता है कि जो डायग्नोसिस को और कंफर्म कर दे। एक चीज़ हम कर में लेकिन हम लोग चाहते हैं कि और कंफर्म हो जाए तो वो हम लोग जो ये चीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर जो है ना वो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड टेस्ट एक जो है वो और एक डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की मदद से जो है वो हम लोग जो है वो कंफर्म कर सकते हैं ये चीज़ें। तो ये था अब इसके लिए चैप्टर 3 के बारे में। थैंक यू। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।